आज आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करने का निर्देश दिया है और खास करके उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल हिस्से में चुनाव किस रूप में लड़ा जा रहा है, क्या संभावनाएं हैं और मुख्य राजनीतिक पार्टियां अपनी बिसात किस रूप में बिछा रही हैं, अपने प्यादे और अपने शतरंज की गोटियों को कैसे सजा रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं पिछले कुछ दिनों से पूर्वांचल में ही था, गांव में ही था। यद्यपि पूर्वांचल मेरा घर रहा है, लेकिन चुनाव के समय गांव को देखना एक अलग ढंग का अनुभव होता है और एक अलग तरीके से सामाजिक ताना बाना भी तैयार होता है। गांव में लोगों के अंदर जो कानाफूसियां होती हैं, जो बातचीत होती है, जो चुनाव प्रचार के तरीके होते हैं और जिस रूप से पूर्वांचल की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वह चुनाव को किस रूप में प्रभावित करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथियों, कभी आज के एक दशक पूर्व तक ये माना जाता था कि पूर्वांचल यानी माफियाओं का गढ़, और माफियाओं का गढ़ था भी। चुनाव की बिसातें बंदूकों से तय होती थी और वो बंदूकें खुलेआम सड़कों पर घूमती थी और चाहे वो बैलेट्स का चुनाव रहा हो या बाद में ईवीएम का चुनाव हुआ हो, उसको प्रभावित करती थी। मगर उसकी अब जरूरत नहीं रही। अब उस माफियागिरी की जरूरत यूं नहीं रही कि वो काम दूसरे तरीके से किया जा सकता है और दूसरे तरीके से प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। इसलिए जो मजबूत लोग हैं, जो मजबूत सत्ता में हैं या जो मजबूत क्षेत्र में हैं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, वो पूर्वांचल की राजनीति को अपने हिसाब से संचालित कर ले जाते हैं। पिछले चुनाव में पूर्वांचल की कुल 164 सीटें में से 115 सीटें जो है भाजपा के हिस्से में थी, भाजपा और उसके सहयोगी दलों के हिस्से में थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग पूरी तरह से दूसरे दलों का सफाया हो गया था पूर्वांचल से। सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ की बात हम छोड़ दे तो, आजमगढ़ जनपद की बात छोड़ दें तो 2017 के चुनाव में बाकी जनपदों से भाजपा को छोड़कर बाकी दलों का सफाया हो गया था और तब एक निराशा का वातावरण देखने को मिला था। ऐसा हुआ क्यों? आप जानते हैं कि पूर्वांचल की जो जनसंख्या है उसमें सभी जातियों के लोग हैं, ज्यादातर निम्न वर्ग के लोग हैं। थोड़ा सा आपको मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं इन जाति समीकरणों को समझें, क्योंकि देखिए चुनाव सिर्फ और सिर्फ जाति समीकरणों से लड़ा जा रहा है। टिकटों के बंटवारे से लेकर चुनाव को संचालित करने से लेकर और जिस तरीके से उसकी काट भी तैयार की जाती है, यानी एक प्रत्याशी की काट जो तैयार की जाती है दूसरे प्रत्याशी से, वो सब कुछ जाति आधारित है, जातियों के आधार पर निर्धारित होता है। मैं कुछ जिलों की बात करूंगा, सारे जिलों की बात कर पाना कुछ 30-35 मिनट 40 मिनट में संभव नहीं होता है। इलाहाबाद की बात करें तो देखिए उसमें मुस्लिम जो मतदाता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। खास करके जब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो औसत है मतदाता का, मुसलमान मतदाता का,
वो 19.3% है। उसमें मुस्लिम का प्रतिशत 13.38 है इलाहाबाद में, और दलितों की स्थिति 21.58 है। कुर्मी और जिसमें महत्वपूर्ण है, पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा कुर्मी है इलाहाबाद में, उनकी संख्या अच्छी खासी है। और इलाहाबाद के हिस्से में कुल 12 सीटें भी, सबसे ज्यादा इलाहाबाद के हिस्से में सीटें भी हैं, 12 सीटें विधानसभा की। वाराणसी में मुस्लिम मतों का प्रतिशत जो है 14.88 है, दलितों का 13.88 है, और इसमें ओबीसी की जो महत्वपूर्ण जाति है वो राजभर है। और वाराणसी में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में मुस्लिमों का प्रतिशत 22.53 है, दलितों का 21.38 है, और इस विधानसभा में यादव, राजभर और चौहान, ये तीनों एक महत्वपूर्ण ओबीसी जातियां हैं जो मतदान को प्रभावित कर सकती हैं। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उससे सटे बलिया का नंबर आता है, जिसमें मुसलमान मतदाता बहुत कम है, 6.59% हैं, और दलित 16.46 हैं। और बलिया के 7 विधानसभा क्षेत्रों को भी राजभर और चौहान जातियां प्रभावित करती हैं। और भी जातियां करती हैं, लेकिन मैं मुख्य जातियों की बात कर रहा हूं जो प्रभावित करती। मऊ में मुस्लिम प्रतिशत ज्यादा है, 19.43% है, और दलितों का प्रतिशत भी लगभग ठीक ठाक है, 15.3 के आसपास है। और राजभर और चौहान जातियां यहां भी प्रभावित करती हैं, लेकिन मऊ का जो है विधानसभा सीटों की संख्या के हिसाब से प्रभाव कम है, केवल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं मऊ में। इलाहाबाद के बाद से आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, जिला है, जहां सबसे दूसरे नंबर पर आता है विधानसभा सीटों के हिसाब से। कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं आजमगढ़ में, और वहां 15.58 मुस्लिम मतदाता हैं, और दलितों की संख्या 25.73 है, ज्यादा है, दलितों की संख्या ज्यादा है। और इस विधानसभा क्षेत्रों में यादव जातियां, राजभर और चौहान बहुत प्रभावशाली हैं। यहां तक कि यह कहा जाता है कि आजमगढ़ में चुनाव का रुख यादव और स्थानीय भूमिहार जातियां तय कर लेती हैं कि वो किधर जाएगा, लेकिन यादव ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। और यही कारण है कि 2017 में जब पूर्वांचल से सपा का या बसपा का सफाया हो रहा हुआ, तब आजमगढ़ ही एक ऐसा जिला था जिसने सपा को सबसे ज्यादा एक जिले में सीटें दी थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देवरिया में 11.56% मुस्लिम मतदाता हैं, 18.19 दलित मतदाता हैं, 7 सीटें हिस्से में आती हैं। और देवरिया में ब्राह्मण मतदाता के अलावा बाकी ओबीसी जातियों के छुटपुट मतदाता हैं, कोयरी भी हैं, यादव भी हैं, और कुछ सैंथवार भी हैं, और इस तरह तमाम और जातियां, गोंड भी हैं, ये जातियां हैं। गोरखपुर में मुस्लिम मतदाता कम है, 9.09% है, और दलित मतदाता ठीक ठाक है, और ज्यादा ठीक ठाक क्या, उनका औसत से ज्यादा है, 22.05% है। 9 विधानसभाएं आती हैं गोरखपुर में, और मलाह, जिसको अब निषाद भी कहते हैं, मलाह जाति और यादव जाति ओबीसी में प्रभावशाली जातियां हैं, और वो एक तरीके से
निषादों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। गोरखपुर की सीट को प्रभावित कर ले जाना दलितों पर निर्भर करेगा। 22.05 दलित हैं, लेकिन निषाद कुछ ज्यादा जागरूक दिखाई देते हैं गोरखपुर क्षेत्र में। बस्ती में 14.79% मुस्लिम जातियां हैं, 20.87% दलित जातियां हैं, और बस्ती में भी बुनकरों की अच्छी खासी संख्या है। और दूसरी ओबीसी जातियां प्रभावशाली हैं, जिसमें कि यादव भी हैं और कुछ मल्लाह भी हैं, और राजभर तो खैर नहीं बहुत प्रभावशाली हैं। संत कबीर नगर की स्थिति यही है, लेकिन संत कबीर में मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। औसत प्रदेश औसत से ज्यादा है, 23.58% है, और दलित मतदाता लगभग प्रदेश के औसत के बराबर 21.19 है। लेकिन संत कबीर नगर का विधानसभा का जो क्षेत्र है केवल 3 है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आप नहीं मान सकते। सिद्धार्थनगर में 29 सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, 29.23% मुस्लिम मतदाता हैं, और 16.53 दलित मतदाता हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र आता है। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में 17.4% मुस्लिम मतदाता हैं, 18.14 दलित जातियां हैं, और कुशीनगर में यादव कुशवाहा के अलावा मल्ल सैंथवार जात भी प्रभावशाली जाति है। मुस्लिम जात तो प्रभावशाली है ही, 17.4% से दलित जातियां भी हैं। अंबेडकर नगर में 16.75% मुस्लिम मतदाता हैं, और दलित मतदाता 24.44% हैं। राजभर की अच्छी खासी संख्या है, और 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये जातिवार स्थिति है विधानसभाओं की, जिलों की। मित्रों, पिछले विधानसभा चुनाव में जो भाजपा को व्यापक 115 सीट पूर्वांचल से जो मिली थी, उसका कारण यह था कि 40% जो भाजपा को वोट मिले थे कुल वोटिंग का, उसमें ओबीसी जातियों का जो है एवरेज से ज्यादा 44% मत मिला था। यानी ओबीसी जातियां हैं जो भाजपा को 2017 के चुनाव की बैतरणी पार करा रही थी, और कोई नहीं था। बातें चाहे जितना कर लिया जाए कि ब्राह्मण मतदाता तो एकजुट रहा ही, उनके साथ था ही, लेकिन उसका प्रतिशत ऐसा नहीं है कि वो चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करे। वो प्रभावित करता है अपने बाहुबल से, अपने बौद्धिक बुद्धि से, अपने रणनीति से प्रभावित करता है। लेकिन संख्या के हिसाब से पिछला चुनाव ओबीसी के बल पर भाजपा ने जीता था, यानी 44% ओबीसी वोट उसने लिया था। और शायद इस बार इसलिए पूर्वांचल का मूल्यांकन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 2 बहुत महत्वपूर्ण ओबीसी नेता हैं जो वर्तमान में पूर्वांचल से ही लड़ रहे हैं, उसमें से एक तो पूर्वांचल के रहने ही वाले हैं, वो भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं। इसलिए पूर्वांचल के मूल्यांकन करते समय हमें ओबीसी मतों के उस बिखराव को या उसको डाइवर्ट हो जाने की स्थिति का मूल्यांकन करना होगा कि वो कहां जाएगी। साथियों, आप जानते हैं कि राजभर जी पिछली बार भाजपा के साथ थे। ओम प्रकाश राजभर जी का गाजीपुर क्षेत्र और उसके आसपास के जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है। अंबेडकर नगर में भी प्रभाव है, बलिया और उसके आसपास के जिलों में राजभर की अच्छी, वाराणसी में भी राजभर की संख्या ठीक ठाक है। गाजीपुर बताया ही अपने, आजमगढ़ में भी है, बलिया में भी है, मऊ में भी है। तो वो अपने आसपास के 7-8 जिलों को प्रभावित करते हैं। इस बार वो साथ छोड़ चुके हैं और बहुत आक्रामक मुद्रा में वो सपा के साथ हैं। इसलिए इस बार थोड़ा समीकरण को मूल्यांकन करते समय
हमें सोचना पड़ेगा। दूसरे जो एक बड़े नेता हैं ओबीसी के, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का करियर अगर आप देखेंगे तो जनता दल से शुरू होता है, फिर वो बसपा में लंबे समय तक रहते हैं और लगभग बसपा के सभी महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं, सिवाय मुख्यमंत्री को छोड़ करके। प्रदेश अध्यक्ष भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, नेता सदन भी रहते हैं। तो तमाम पदों को वो सुशोभित करते हैं और साथ ही साथ जो सामाजिक न्याय के प्रश्न है, जो बहुजन प्रश्न है, उसको बहुत अग्रेसिव रूप से, बहुत आक्रामक रूप से प्रस्तुत करते हैं। और कुछ कुछ राजभर की तरह ही, वो भी ओम प्रकाश राजभर की तरह ही बहुत आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों नेता इस बार पूर्वांचल से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चय ही भाजपा ने अपना मूल्यांकन किया है और उसको लगा है कि इन दोनों नेता इस चुनाव को प्रभावित करेंगे और इसलिए उसने भी काफी शतरंजी चालें अपनी बहुत ही सावधानी से चली हैं और इन दोनों नेताओं को घेरने के लिए लगभग उन्होंने तुरूप का पत्ता चला है और वो पत्ता है मुस्लिम उम्मीदवारों के सहारे मुस्लिम वोटों का विभाजन कर देना। आप देखेंगे तो चाहे वो गाजीपुर की सीट जहां से ओम प्रकाश राजभर जी हैं, या कुशीनगर का क्षेत्र यानी फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं, दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी के पुराने मुस्लिम नेताओं को टिकट न मिला तो उन्होंने बगावत की और उस बगावत को हाथों हाथ लिया है। एक तरीके से कहने के लिए दोनों बसपा में गए, बसपा के द्वारा टिकट उनको मिला, लेकिन अंदर खाने जो लोग पूर्वांचल के लोग इस पूरी राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भाजपा के लोगों ने बहुत तेजी से इनको लपका और मुस्लिम उम्मीदवारों को वो पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए और बसपा की ओर से खड़ा कराया गया और कोशिश की गई कि सपा के उम्मीदवारों को, जो लगभग ये तय है कि मुस्लिम वोट सपा के उम्मीदवारों की ओर जा रहा है, उसका डिवीजन करा दिया जाए और चुनाव को प्रभावित किया जाए और ये दोनों प्रमुख नेताओं को पराजित किया जाए। दरअसल इन दोनों प्रमुख नेताओं से नाराजगी के कई कारण भी हैं, आप देखेंगे गौर से तो। दरअसल ये दोनों नेता बहुत मुखर नेता हैं। सामाजिक न्याय के प्रश्न को, खास करके ओबीसी के प्रश्न को, दलितों के प्रश्न को, मुसलमानों के प्रश्न को बहुत गंभीरता से एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा ग्रहण किया था, उसी दिन उन्होंने 85 बनाम 15 की बात कहा था। उन्होंने कहा था कि 85 हिस्सा तो हमारा है और जो 15 है उसमें भी हमारा हिस्सा है। जाहिर है कि इस तरह के नारे और इस तरह की एक तरीके सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं को पूर्वांचल के सवर्ण जो है स्वीकार नहीं करेंगे और वो हर हालत में चाहते हैं कि इन दोनों नेताओं को पराजित किया जाए, राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर को भी और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आप याद करिए कि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत लंबे समय तक चुनाव लड़ रहे थे और तब भी वहां स्थानीय स्तर पर जो सवर्ण मतदाता है उसके बहुत सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज रहते थे और उसके बावजूद भी वो वहां से जीतते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक कुल 5 बार एमएलए रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार चुनाव लड़े। मैं स्वयं काफी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया हूं। यद्यपि मैं कोई नेता नहीं हूं और न नेताओं की तरह से
मैं समझ रहा हूँ चीजें कैसे पलटी जाती हैं। अभी चुनाव होने में पूर्वांचल के समय है, लेकिन मित्रों यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल पूरी तरह से भिन्न है। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और जातीय रूप से भी पूर्वांचल भिन्न है। इसलिए मूल्यांकन करते समय हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 फेज हो चुके हैं और दोनों फेजों से जो पुष्ट सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, खास करके सरकारी कर्मचारियों से और स्थानीय बुद्धिजीवियों से, उससे साफ हो गया है कि दोनों फेज मिलाकर कम से कम अगर जो है दोनों जो पार्टियां हैं सपा और लोकदल, इनको ज्यादा सीटें मिल रही हैं, ये बात तय हो गई। ये लोग काफी प्रभावशाली हैं और वहां पर जो है भाजपा को उस तरह से सीटें नहीं मिल पाई जैसा कि पिछली बार मिली थी, या पिछली बार से तो तुलना की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। स्थिति बहुत खराब है इस बार। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो लहर है, जो सपा के और सपा के सहयोगी दलों के पक्ष में है, ठीक उसी तरह की लहर रुहेलखंड से आगे पूर्वांचल की ओर बढ़ पाएगी कि नहीं, इसको पूरी तरह से, इसको प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बढ़ेगी जरूर। वो स्थिति नहीं है, अब 2017 की स्थिति नहीं है कि 165 सीटों में आपको 115 सीटें मिलेंगी। इसलिए पूर्वांचल में का जो जातीय समीकरण जिस रूप में भी प्रभावित करने की कोशिश किया जाए, पूर्वांचल में लड़ाई बहुत टफ है, बहुत तगड़ी लड़ाइयां हैं और उस लड़ाई में सपा जो है लगभग प्रभावशाली रूप से भाजपा से लड़ रही है और बसपा भी कहीं कहीं ठीक ठाक वोट प्राप्त करने की स्थिति में है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बसपा चुनाव जीतने की स्थिति में पूर्वांचल में बहुत नहीं आएगी, उसकी कुछ सीटें मिलेगी, लेकिन वोट का प्रतिशत वो निश्चय ही वो कुछ इस तरह से बिगाड़ेगी कि संभव है कि भाजपा बनाम सपा की सीटें बटे पूर्वांचल में, यह स्थिति बनेगी। इसमें जो एमबीसी है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, उसकी बात किए बिना ये परिचर्चा अधूरी रहेगी। मैं उन जिलों में गया, उन विधानसभा क्षेत्रों में गया जहां पर सपा के उम्मीदवार के खिलाफ सपा के पुराने मुस्लिम उम्मीदवार को बसपा से उतार दिया गया है। ये जानने की कोशिश की कि जो मुस्लिम उम्मीदवार जो पहले सपा में थे, वे अब बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितना प्रतिशत वोट मुस्लिम वोट काट पाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। यह सपा के लिए संतोष का विषय हो सकता है कि मुस्लिमों के अंदर राजनीतिक चेतना या कहिए कि चुनाव को लेकर सजगता उनमें बढ़ी है। जैसे जैसे उनके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ी है, वैसे वैसे उन्होंने अपने मतों को बिखरने से रोकने के लिए गोलबंदी भी किया है और तमाम जगहों पर लोगों ने कहा कि ठीक है, फलाना हमारे जात के हैं, वो पहले सपा में थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो इस समय बगावत करके बसपा के साथ आ गए हैं, लेकिन हम टिकट, अपना वोट जो है सपा को ही देंगे, हम अपना टिकट, अपना वोट जो है बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हम, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सपा को बसपा कुछ कमजोर भले कर दे, लेकिन मुस्लिम मतदाता सपा को मजबूत कर रहे हैं और सपा को मुस्लिमों का लगभग 90% वोट मुस्लिमों का सपा को ही मिलने जा रहा है, दूसरे किसी भी पार्टी को नहीं मिलने जा रहा है। खास करके बसपा को, भले ही वो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया हो, उसको मिलने नहीं जा रहा।
कुशवाहा मतों में कुछ माने जो कोयरी, काछी, मौर्य ये वोट हैं, इन मतों में कुछ बिखराव जरूर दिखा, जहां पर कि दूसरे दलों से इन्हीं जातियों के उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन वह बिखराव भी बहुत तेजी से सिमट रहा है। स्वयं फाजिल नगर का देख लें। फाजिल नगर को मैं बहुत गंभीरता से देखा। फाजिल नगर में भाजपा का जो उम्मीदवार हैं वो भी कुशवाहा समाज के हैं, और सपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी कुशवाहा समाज के हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी समाज से आते हैं। यानी कि सपा और भाजपा के उम्मीदवार एक ही जात के हैं। और खास करके जो भाजपा के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र कुशवाहा, वे गंगा प्रसाद कुशवाहा के बेटे हैं, और गंगा प्रसाद जी बहुत वहां पर एमएलए रहे हैं इस वर्तमान में भी, और उनको अच्छा खासा कुशवाहों का वोट मिलता रहा है। लेकिन इस बार चूंकि सुरेंद्र जी पहली बार मतदाता चुनाव में उतरे हैं, तो एक प्रश्न मतदाताओं के सामने है। हमने देखा कुशवाहा मतदाताओं के सामने एक प्रश्न है कि दोनों जीतेंगे तो क्या होगा। यानी अगर सुरेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो एमएलए रहेंगे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए से आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जीतते हैं फाजिल नगर से तो क्या होंगे, वो मंत्री बनेंगे। और जिस तरह से वो आए हुए हैं एक तरीके से भाजपा से, वो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं या नहीं भी बनते हैं, जो भी स्थिति होगी वो पार्टी जाने। लेकिन मंत्री वो लगातार रहे हैं, काफी समय से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे। ये मतदाताओं के अंदर ये बात कही है। और मैं लगभग देखा कि ज्यादातर कुशवाहा मतदाता इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, हमारा वोट जो है बट नहीं पाएगा और हम स्वामी प्रसाद मौर्य को ही वोट देंगे। तो यहाँ पर भी जो सेध कुशवाहा मतदाताओं के द्वारा लगनी थी वो अभी पूरी तरह से लग नहीं पा रही है, और यह स्थिति 80 बनाम 20 का हो जाने वाला है जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा। ये संभावना है। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि वोट तो बटेगा, कुछ कुशवाहा वोट भी बटेगा, कुछ मुस्लिम वोट भी बटेगा, लेकिन वो बंटवारा इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो सपा को कोई बुनियादी नुकसान पहुंचा पाए। तो नुकसान पहुंचाएगा कौन सा? वो एक छिपा हुआ मतदाता है जिस पर हमें बात कर लेनी चाहिए, और उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वह बात है वह निम्न जाति मतदाता जिसको कुछ अनाज मिलता है प्रतिमाह, तेल मिलता है कुछ प्रतिमाह, चना मिलता है या जो भी कुछ भी सहायता मिल रही है, नमक मिल रहा है, उस मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता अभी है। देखिए है क्या कि ज्यादातर यही पश्चिम से पूरब का अंतर है। पश्चिम में मुफ्त का राशन, अनाज, चना या नमक मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाया। पश्चिम बौद्धिक रूप से आगे है, आर्थिक रूप से भी थोड़ा आगे है, और पूर्वांचल जो है एक तरीके से बौद्धिक रूप से भी पीछे है और आर्थिक रूप से भी थोड़ा पीछे है। ये बात तो है। इसलिए पूर्वांचल के गरीब मतदाताओं को ये लग रहा है कि उनको हमें मुफ्त में अनाज मिल जा रहा है, और एक तरीके से जो चुनाव प्रचार करने वाले लोग होते हैं, जाहिर है कि वो अधिकतम अपने हिस्से में चुनाव को लाने के लिए तरह तरह के जुमले, तरह तरह के नारे, तरह तरह के स्लोगन देते हैं। तो एक स्लोगन पूर्वांचल में एक कहा जा रहा है कि भाई आपने हमारा नमक खाया है, और ये कहा जाता है वेदों में कि जिसका नमक खाया जाता है उसके साथ नमक हरामी नहीं किया जाता है, इसलिए आपको वोट उसी पार्टी को देना है जिस पार्टी ने आपको ये सब दिया है। अब गरीब मतदाता को ये बात तो पता है नहीं कि ये सरकारी राशन है, सरकार जो भी सत्ता में है वो दे रही है, ये हमें ये मिलने का हक है, वो हमें मिल रहा है।
कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। लेकिन चूंकि वो गरीब मतदाताओं को, जिनके घरों में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, जिनका घर का कोई सदस्य बाहर भी नहीं गया है, देश दुनिया को बहुत व्यापक रूप से देख नहीं रहा है, उसको भटक जाने का खतरा है। और उसको जो पार्टी ठीक से एक तरीके से प्रभावित कर ले जाएगी, निश्चय ही वह छुपा हुआ मतदाता इस चुनाव में एक तरीके से एक छुपा हुआ वो मतदाता है, और एक चुनाव में वो एक तरीके से अस्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकता है। और इस पर जो है फोकस करना होगा उन सभी उम्मीदवारों को जो चुनाव जीतने के उद्देश्य से लड़ रहे हैं। मैंने बहुत करीब से गरीब मतदाताओं से बात की और इस बात को पाया कि वो अनाज को लेकर वो काफी प्रभावित हैं। लेकिन ऐसा निराश, ऐसी इस तरह निराश होने की भी स्थिति नहीं है। एक गांव में मैं गया, शायद वो गगलवा गांव था। उस गांव में एक जगह 4-5 औरतें बैठी हुई थी, बैठकर बात कर रही थी धूप में। और मैं जब वहां पर पहुंचा, यूं ही कि भाई आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, तो वो वहां से भाग खड़ी हुई और फिर थोड़ी देर के बाद से मुस्कुराती हुई आई। और हमने कहा कि अरे भाई, मैं ऐसा नहीं है, आप लोगों को जो अनाज मिलता है मैं उसी उद्देश्य से आया हूं कि आप लोगों को अनाज जो मिलता है, आप लोगों को जो राशन मिलता है वो ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं दंग रह गया कुछ महिलाओं के सवाल सुनकर, और वो इतनी तीखे सवाल थे। उसमें से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थी और उनके इतने तीखे सवाल थे। उन्होंने कहा कि साहब, हमको ये मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, ये मुफ्त का सामान नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए और हमको जो है रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए, खाने भर का हम कमा लेंगे, अपने श्रम से कमा लेंगे। यह बात स्वतः स्फूर्त ढंग से हमने सुना, न तो वो जानने वाले लोग थे। तब मुझे लगा कि महिलाएं जिस तरह से कुछ सवाल रख रही थी, वहां कोई पुरुष भी नहीं था। तो ये लगा कि ऐसा भी नहीं है कि जो मुझे लग रहा था कि जो अनाज का वितरण है पूरी तरह से जो निम्न वर्ग के लोगों को प्रभावित कर ले जा रहा है, वो स्थिति को पलटेगा। उसमें अभी भी संभावना कुछ है कि कुछ लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि नहीं, हमें और कुछ भी चाहिए, अनाज ही नहीं, अनाज तो हमें चाहिए। अब दूसरी पार्टियां इसकी काट क्या निकालती हैं, वो पार्टियां जाने, उनके कार्यकर्ता जाने, और पूर्वांचल की जनता निश्चय ही चुनाव में इस समय बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे रही है, क्योंकि वो कुछ डरी हुई है। वो डर निम्न जातियों में है और उनको ये लगता है कि अगर हम कुछ उल्टा सीधा बोल दिए या तो बाद में हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, तो वो लोग निश्चय ही खामोश रहना चाह रहे हैं और जिनको वोट देना है उनके बारे में वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, अपितु वो देख ले रहे हैं कि कौन सामने खड़ा है और किस रूप में वो है, उसका ही जिक्र वो कर दे रहे हैं। ये गरीब जनता इस रूप में भी देख रही है। तो पूर्वांचल का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और अभी तक की जो पूरी स्थितियां मौजूद है उसमें बिल्कुल सपा जो है बहुत तेजी से लड़ाई में है और वो लड़ाई को जिम्मेदारी से लड़ती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ जातियां हैं जिनको अगर साध लिया गया, जैसे निषाद है, राजभर तो सदा हुआ है, राजभर में कोई दिक्कत नहीं। निषाद यानी मलाह जातियों को अगर किस रूप में हम साध पा रहे हैं, कुशवाहा मौर्य शाक्य जो है, शाक्य तो नहीं है पूर्वांचल में, कुशवाहा ही जातियां हैं, कोयरी जातियां हैं और कुछ मुराव जातियां हैं। इनको किस रूप में साध लिया जाता है और इस पर भी चुनाव निर्भर करेगा। श्रीवास्तव जातियों का कुछ रुझान सपा की ओर भी है और कुछ दूसरी ओर भी है। जहां तक ये रहा उच्च जातियों का, जिसमें ठाकुर और ब्राह्मण जातियां हैं, तो जाहिर है कि इन जातियों का झुकाव अभी भी पूरी तरह से
वो भले ही कुछ भी कहें, वो भाजपा की ओर है और भाजपा को ही वो लग रहा है कि वो पूरी तरह से समर्थन देने के मूड में है। भले ही वो बसपा के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही हो या बसपा के साथ खड़ी हो, लेकिन चुनाव के अंदर की जो बात है वो यही है कि वो भाजपा के साथ है। एक चीज जरूर हुआ है कि पूर्वांचल में सीटों के वितरण में थोड़ी सी असावधानी स्थानीय स्तर पर लोग बता रहे हैं हुई है। अब ये तो पार्टियों का काम है कि किस रूप में हुई है और क्यों हुई है। ये खास करके समाजवादी पार्टी में भी और भाजपा में भी ये बात आ रही है कि कहीं कहीं टिकट बंटवारे में असावधानी हुई है। जैसे कि तमकुही राज को ही ले ले। तमकुही राज में जो भाजपा ने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो कैंडिडेट थोड़ा सा उनका कमजोर है। तमकुही राज में कांग्रेस की ओर से एक मजबूत कैंडिडेट लल्लू जी खड़े हैं, लेकिन लल्लू जी के साथ भी वही निगेटिव पॉइंट है कि उनको उच्च जातियां बहुत पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा मुखर होकर बोलते हैं और उच्च जातियां उनको बहुत कम पसंद करती हैं। और मैं नहीं कह सकता कि सभी ऐसा करती हैं, लेकिन कम पसंद करती हैं, ये बात सही है। और स्वयं लल्लू जी के सहयोगी भी इस बात को जानते हैं। तो मित्रों, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी आजमगढ़ बहुत मजबूती से सपा के साथ इस बार भी खड़ा है और आजमगढ़ की सारी सीटें, आजमगढ़ की लगभग, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 10 सीटें हैं। अगर 10 सीटों में कोई चमत्कार हो जाए सपा के लिए तो आप इसको अन्यथा न लेंगे कि क्योंकि वहां पर तो सपा बहुत मजबूत स्थिति में है। और जब वो 17 में मजबूत स्थिति में थी तो इस बार तो पूरे पूर्वांचल की वो स्थिति नहीं है 17 में, यानी भाजपा की जो लहर थी पूर्वांचल में 17 में, वो इस बार नहीं है। हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर लोग आराम से बोल रहे हैं, आराम से आलोचना कर रहे हैं, आराम से वो सारी बातों को, देश के तमाम निर्णयों पर अपनी राय रख रहे हैं, जैसा कि पहले नहीं रख रहे थे। लेकिन वहीं पर फर्जी व्हाट्सएप वीडियो भी खूब तेजी से चल रहे हैं। लेकिन वो व्हाट्सएप वीडियो ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी को फायदा कर रहे हैं, वो दोनों को फायदा कर रहे हैं। जैसे कि जो मुस्लिम मतदाता खड़े हुए हैं सपा के विरोध में बसपा की ओर से, अब सही या गलत क्या है ये तो तथ्यों को जांचने वाले बताएंगे। एक व्हाट्सएप बड़ी तेजी से पूर्वांचल में वायरल है और लोग ये कह रहे हैं कि भैया इनको तो पैसा देकर खड़ा कराया गया है और पैसा इनको अमुक पार्टी ने दिया है, ये लोग सपा को हराने के लिए खड़े हुए हैं। ये वीडियो भी बहुत तेजी से चल रहा है और लगभग हर गांव में ये वीडियो पहुंच चुका है। तो सोशल मीडिया केवल ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष को ही लाभ पहुंचा रहा है, दूसरी पार्टियों को भी लाभ पहुंचा रहा है। और इस रूप में मैं बार बार जो कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत कांटे का चुनाव है, पूर्वांचल का है और बड़ा मैं समझते हैं कि ये कहा जा सकता है कि सपा जो है मजबूत स्थिति में थोड़ी सी है, लेकिन लड़ाई कांटे की है और भाजपा को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है पूर्वांचल से। तो मित्रों, अब राजभर जी के सीट के साथ भी एक समस्या खड़ी हो गई है। वो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वहां पर भी जो एक महिला मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर दिया गया है, फातिमा जी को, वो टिकट की भी दावेदार थी और उनकी अपनी एक अच्छी स्थिति भी रही है, स्थानीय स्तर पर भी रही है। इसी तरह से पथरदेवा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी सपा के अगेंस्ट में जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं उनकी भी एक सामाजिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर रही है और जनता का रुझान उनके पक्ष में रहा है। तो पथरदेवा में कुछ अप्रत्याशित हो जाए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। राजभर जी को मेहनत करनी पड़ेगी, राजभर जी की जो स्थिति है उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, स्वामी जी को भी, अपने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अपने क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल बिल्कुल किसी को भी एकदम क्लीन चिट देने नहीं जा रहा है। लड़ाइयां हैं, टफ लड़ाइयां हैं और इस लड़ाइयों में निश्चय ही भाजपा
2017 से बहुत पीछे है और उसका फायदा जो कुछ भी मिल रहा है वो एक तरीके से सपा को मिल रहा है और सपा थोड़ा सा अपर हैंड में रहेगी और कुछ सीटें बसपा को मिल सकती हैं, लेकिन बसपा इस रूप में सीटें नहीं पा रही है जिसकी तुलना हम सपा से कर सके। तो ये पूर्वांचल की स्थिति है मित्रों। और अगर राजनीतिक पार्टियों ने उन निम्न जातियों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर ली जो अनाज पर, तेल पर और नमक पर इस समय अपने को धन्य समझ रही हैं, तो निश्चय ही यह चुनाव विपक्ष के लिए मजबूत होगा। अन्यथा पश्चिम की तरफ से तो परिणाम नहीं आने हैं। हाँ, ये बात सही है कि बुंदेलखंड की स्थिति थोड़ी सी भाजपा के लिए बेहतर होगी, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है आज का, इसलिए उस पर फिलहाल बात भी मैं नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से छोटी जो भी एक सामान्य टिप्पणी थी पूर्वांचल के चुनाव पर, ये आपके सामने मैंने रखी। अगर किसी साथी को कोई सवाल हो, कोई जानना चाह रहे हो, तो मैं अपनी बात संक्षेप में 1-2 मिनट में रख सकता हूं, अन्यथा इस बात को समाप्त कर सकता हूं। तो ठीक है साथियों, लगता है कि आप सबका किसी का कोई सवाल नहीं है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ इंतजार करिए आप आगामी चुनाव को, और वास्तव में दिलचस्प चुनाव होगा और उम्मीद की जाती है कि परिणाम जो है आप जैसा सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा एक तरीके से निगेटिव होगा, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होगा। पूर्वांचल में पश्चिम की स्थिति बेहतर है। एक साथी कह रहे हैं कि यूपी में वामपंथी पार्टियों की क्या स्थिति है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में वामपंथ की स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए अभी फिलहाल आप उत्तर प्रदेश में वामपंथियों के बारे में सोचना फिलहाल बंद कर दीजिए। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक जरूरी पार्टी है, उस जरूरी पार्टी को जरूरी कदम उठाना होगा और जनता को उस रूप में जरूर जागरूक होना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर सकते हैं। फिलहाल उनकी स्थिति इस रूप में कहीं नहीं है कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।